विराज की नोएडा में नई जॉब लगी थी। वो एक मेहनती इंसान था, इसलिए कंपनी के मालिक रॉबिन ने उसके काम से खुश होकर उसको रहने के लिए अपना एक घर ऑफर किया। ऑफिस से छुट्टी के बाद विराज रॉबिन के दिए गए एड्रेस पर पहुंच गया। बारिश काफी तेज आ रही थी। ऐसे में उसने देखा कि उस घर के गार्डन में एक खूबसूरत लड़की टहल रही है। उसने नीली साड़ी पहनी हुई थी। विराज ने घर के दरवाजे पर नजर डाली तो उस पर कोई ताला नहीं था। ये लड़की कौन है यहाँ? विराज धीमे कदमों के साथ उसके पास पहुंचा और दोनों की नजरें मिली। जी, मुझे रॉबिन सर ने भेजा है। मैं उनके ऑफिस में जॉब करता हूँ। उन्होंने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया। माफी चाहूंगा। कौन है आप? अनामिका। यह सुनकर विराज थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, आप रॉबिन सर की प्रेमिका हूँ। मेरे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे ये घर दे रखा है अकेले रहने के लिए। इस पर विराज ने उसको बताया कि रॉबिन सर ने यह घर उसे भी रहने के लिए दिया है, लेकिन इस पर अनामिका ने कोई दिक्कत नहीं जताई। उसने विराज को एक कमरा दिखाया और वो उसमें ठहर गया। मजा आ गया। सोचा भी नहीं था कि जॉब मिलने के साथ घर भी फ्री में मिल जाएगा। तभी दरवाजा खुल गया। अनामिका अपने भीगे बदन के साथ कमरे में आई और उसके सामने आकर बैठ गई। तुमने जब मुझे देखा तुमको कुछ अजीब नहीं लगा? रॉबिन सर की उम्र कितनी ज्यादा है और मेरी सिर्फ 24 साल। इस पर विराज का कोई जवाब नहीं बना, लेकिन अनामिका ने बोलना जारी रखा। आजकल लड़कियां पैसों के लिए किसी भी उम्र के मर्दों से अटैच हो जाती हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही मजबूरियां थी। अब बारिश में बहुत ज्यादा भीग गई है, आपको सर्दी हो जाएगी। इस पर वो विराज के करीब आई और उसके कान में बोली, मुझे बारिश बहुत पसंद है, चाहो तो तुम भी मेरे साथ भीग सकते। ऐसा कहकर वो मुस्कुराते हुए सीधे बाहर चली गई। विराज भी अब घर के बाहर गार्डन में पहुंचा और उसने भीगे बदन को देखने लगा। तभी जोरों की बिजली कड़की और उसने विराज की कमर पर हाथ कस दिए। फिर उसके कान में फुसफुसाई, तुम मुझे पसंद हो, काश कि रॉबिन की जगह तुम मेरे प्रेमी होते। ऐसा कहकर वो घर के अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे विराज भी उसके कमरे में पहुंच गया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सुबह अलार्म की आवाज से विराज की आंख खुली। अनामिका उसकी बराबर में सोई थी। उसके पास सिर्फ आधा घंटा था। वो जल्दी से कमरे से निकला। जल्दबाजी में उसने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे दिन वो अनामिका के बारे में ही सोच रहा था और अपने शरीर में आने वाली कमजोरी को इग्नोर कर रहा था। 6 बजे उसकी छुट्टी हुई तो वो तेजी से अपनी बाइक लेकर घर के लिए निकला। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने बाइक रोकी और कॉल रिसीव किया। अरे प्रिया, कैसी है तू? भैया, ट्रेन में नेटवर्क नहीं था। कहाँ हैं आप? मैं नोएडा आ चुकी हूँ, स्टेशन पर ही हूँ। अरे निकलने से पहले कॉल करती ना। ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूँ। विराज तेजी से स्टेशन पहुंचा और प्रिया को पिकअप किया। जब विराज प्रिया के साथ घर पहुंचा तो अनामिका प्रिया को अजीब तरीके से घूरने लगी। ये मेरी बहन है प्रिया। प्रिया ने खुश होते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही अनामिका ने उसका हाथ पकड़ा, वो चिल्ला उठी और अपना हाथ खींच लिया। प्रिया की कलाई में चांदी का कड़ा था। मुझे जरा कुछ काम है। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चली गई। खूबसूरत तो है लेकिन घमंडी लगती है। इस घर की मालकिन वो ही है, तुझे ठीक से बताता हूँ। अब प्रिया को विराज ने सब कुछ बता डाला और प्रिया को एक अलग कमरा दे दिया। उसके बाद वो अनामिका के पास चला गया। क्या बात थी? तुमने तो प्रिया से बात तक नहीं की। इस पर उसने विराज को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर टूट पड़ी। सुबह होने तक विराज को अपने शरीर में कमजोरी महसूस हुई और उसके बाद दिन पर दिन उसकी कमजोरी बढ़ती रही। विराज ने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने दवाइयां भी दी, लेकिन फिर भी उसके बदन में गिरावट आती रही। इस तरफ अनामिका का इश्क परवान चढ़ता ही जा रहा था। वो उसको कभी अकेला नहीं सोने देती थी। एक दिन प्रिया अपने कमरे में बैठी किसी से फोन पर बातें कर रही थी। मैं नोएडा आ चुकी हूँ, तुम कल शाम घर आ जाना। मैं एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। ठीक है, भेज दो। अगले दिन शाम के टाइम प्रिया किसी के आने का इंतजार करती हुई इधर से उधर टहल रही थी। अचानक से उसके आसपास अंधेरा छा गया। वो कुछ सोच पाती इससे पहले ही वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। अनामिका ने दरवाजा खोला तो एक लड़का सामने खड़ा था। जी, मेरा नाम रणवीर है। आप? अरे अंदर आओ रणवीर। तुम प्रिया से मिलने आए हो ना? वो अपने कमरे में ही होगी।
रणवीर तेजी से उस कमरे में चला गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। कितनी मस्त लड़की है यार, काश प्रिया की जगह मैंने इससे इंस्टा पर चैट की होती। इसे देखकर तो कोई भी खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तभी उसकी कमर पर किसी ने हाथ फेरा। उसने चौंक कर पीछे देखा। उसके पीछे अनामिका खड़ी मुस्कुरा रही थी। जी वो मैं। उसने रणवीर के होठों पर उंगली रख दी और कहा, सही कहा आपने, जिसके सामने मैं आ जाऊं वो खुद पर काबू ही नहीं कर सकता। उसकी इस हरकत पर रणवीर की आंखों में चमक उतर आई और वो भी मुस्कुराने लगा। मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, जरा फिर से पीछे घूमिए। उसके एक कहने पर ही रणवीर फिर से पीछे पलट गया। उसने रणवीर को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। रणवीर उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। फिर उसने रणवीर के कान में फुसफुसाया, तुम मुझे इतना पसंद हो कि तुमको अभी खा जाने का मन किया। ऐसा कहकर उसने अपने हाथ की चारों उंगलियां रणवीर की कमर पर फिरानी शुरू की। रणवीर ने मजे में आकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसके टच को महसूस करने लगा। आह, बहुत सुकून मिल रहा है, ऐसे ही करती रहो। यह सुनकर अनामिका के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट झलक आई। उसकी आंखें तेज नीली होकर चमकने लगी और उसके नाखून बहुत लंबे हो गए। वो लगातार रणवीर की कमर खुरोचती रही। रणवीर की शर्ट भी फट गई और उसकी कमर बुरी तरह जख्मी हो गई। आह! उसने रणवीर की कमर से निकला खून लंबी जुबान निकालकर चाट लिया और फिर एक ही झटके में उसकी पसलियों में अपनी 5 उंगलियां धंसा दी। आह! इस तरह प्रिया भी अब होश में आ चुकी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब उसको अनामिका के कमरे में चबड़ चबड़ करने की अजीब आवाज आने लगी। वो दबे पांव से कमरे की तरफ गई। फिर उसने की होल से झांक कर देखा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि जमीन पर रणवीर की लाश पड़ी है और अनामिका उसकी पसलियों से मांस नोच नोच कर खा रही है। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और चुपचाप घर से बाहर निकल आई। फिर उसने विराज को कॉल लगाया। भैया भैया। अरे क्या हुआ प्रिया, तू इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? प्रिया ने कांपते होठों से विराज को सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो उसी टाइम एक अघोरी से जाकर मिला और उसको अपनी आप बीती सुनाई। क्या वो अपनी बात ज्यादातर तुम्हारे कान में बताती है? हाँ बाबा, बहुत ज्यादा। वो एक कर्ण पिशाचनी है। कर्ण पिशाचनी को कान में फुसफुसाहट करना बहुत पसंद होता है। वो हमारे ही बीच इंसानों की तरह रहती है और मौका लगते ही मर्दों का शिकार कर उनका मांस खाती है। तुम्हारे शरीर में कमजोरी भी इसी वजह से आई है कि तुम कई दिनों से उसके साथ रात गुजार रहे हो। अगर उससे छुटकारा चाहते हो तो मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। विराज ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और सीधा अनामिका के कमरे में चला गया। कहाँ थे तुम आज? कब से इंतजार कर रही हूँ। आज काम बहुत ज्यादा था, ऐसा कहकर विराज ने कसकर उसे गले लगा लिया। अगले ही पल अनामिका के चेहरे पर आई मुस्कान खत्म हो गई। उसकी नजर विराज के गले पर पड़ी, जिसमें चांदी की चैन डली हुई थी। दूर हट जा मुझसे, दूर हट जा। वो उससे अलग हुई तो विराज ने उसके हाथों को थाम लिया। विराज की उंगलियों में भी चांदी की अंगूठियां थी, जिसके टच से अनामिका के हाथों पर जलन होने लगी थी। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। विराज ने उसको फिर से कसकर गले लगा लिया। वो चीखती चिल्लाती विराज को मारने के लिए हमले करती, लेकिन विराज ने उसको नहीं छोड़ा। आखिरकार विराज ने अपनी चारों उंगलियां उसके मुंह के अंदर ठूस दी। उसकी सांसें खत्म होने लगी। वो थर थर कर कांपने लगी। धीरे धीरे वो जमीन पर आ गई, लेकिन विराज अभी भी उसके मुंह पर जोर दे रहा था। अचानक से किसी मिट्टी की गुड़िया की तरह टूट गई और जमीन पर सिर्फ सफेद मिट्टी दिखाई देने लगी। विराज ने उस मिट्टी को एक कपड़े में बांधा और फिर उसने उसको घर के पिछवाड़े जमीन में गाड़ दिया। वहीं पास में ही प्रिया खड़ी थी। उसने भागकर भैया को गले लगाया और विराज ने भी उसको खुद से चिपटा लिया।